नमस्कार। अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। इस चैनल पे हम सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने भावों के कारक और भावेशों के अंतर को समझा था। आज हम देखेंगे कि महादशा के वर्ष कितने कितने होते हैं और महादशा का क्रम क्या होता है, और इसको हम आज लेना शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं महादशा के वर्षों के बारे में। तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं कि महादशा अब ये एक्चुअली वैसे तो ज्योतिष में बहुत प्रकार की दशाएं हैं। विंशोत्तरी महादशा है, चर दशा है, अष्टोत्तरी दशा है, मतलब वो चलती रहती हैं और सब साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध दशा है वो है विंशोत्तरी महादशा। विंशोत्तरी इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि 120 साल की ये दशाओं का पूरा क्रम ऋषियों ने हमें बताया है कि 120 साल का लाइफ स्पैन अगर हम लेके चलें तो एक एक बार हमको सब ग्रहों की दशा मिल जाएगी। अब ये जो चक्र होता है महादशाओं का, ये भी राउंड एंड राउंड चलता है ना। ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे ही चलेगा हमेशा या ऐसे ही चलेगा हमेशा। ये राउंड एंड राउंड चलता है। जैसे पहली दशा आई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, हमारा जन्म छठी में हुआ तो छठी से लेके फिर वही चलेगी, है ना। तो ये ऐसे समझ के मान लीजिए कि ये पूरे 9 ग्रहों की दशाएं राउंड एंड राउंड चलती हैं। तो अब इसमें महादशा जो है, इसके आगे लिख ही लेते हैं, विंशोत्तरी महादशा पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। विंशोत्तरी महादशा, ये महादशा महर्षि पराशर ने, जो हम वैदिक ज्योतिष पढ़ते हैं उसके हमारे जो जनक कहे जा सकते हैं, ज्योतिष के जनक महर्षि पराशर जी, उन्हीं ने ये इस दशा को बताया और सबसे ज्यादा यही दशा लागू करी जाती है। हालांकि अष्टोत्तरी दशा भी लगाते हैं, चर दशा जो जैमिनी सिस्टम में लगती है वो भी लगाते हैं, पर नॉर्मली उन दशाओं से हम फर्दर कंफर्मेशन करते हैं। सबसे पहले आम तौर पर यही दशा लगाई जाती है और ये है भी 120 साल की, है ना। तो इसमें अब सबसे पहले नंबर पे हम इसको थोड़ा इधर लिखेंगे क्योंकि हम इधर चाहेंगे कि कुछ और काम करें। तो सबसे पहली दशा केतु की होती है और ये होती है 7 साल की, 7 ईयर्स, ठीक। केतु के बाद आती है शुक्र की महादशा, केतु शुक्र। उसके बाद सूर्य, शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है, सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है। केतु शुक्र सूर्य, फिर चंद्र, ये 10 साल की होती है। केतु शुक्र सूर्य चंद्र, मंगल, ये महादशा 7 साल की, एज लाइक केतु। कुजवत केतु हम ये पढ़ चुके हैं पहले कि केतु मंगल के समान होता है। कुज माने मंगल होता है, कुजवत केतु हम पढ़ चुके हैं। तो दोनों की महादशा के वर्ष भी बराबर ही हैं इसमें, है ना। चंद्र मंगल, फिर उसके बाद राहु की महादशा होती है 18 साल की, ठीक है। और गुरु की महादशा 16 साल की, और गुरु, फिर उसके बाद शनि की महादशा, और उसके बाद बुध की महादशा। अब ये वो क्रम नहीं है जो हमारा वारों का क्रम था। वारों का तो सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि था, उस क्रम से तो हम स्टडी कर रहे थे। लेकिन दशाओं के क्रम में ये ऐसे होता है। अब बुध की किसी की महादशा में जन्म होगा ना, तो वापस उसको फिर केतु की मिलेगी, ठीक है। शनि की महादशा होती है 19 साल की और बुध की महादशा होती है 17 साल की। अब आप ये देख लो, अगर किसी का राहु की महादशा में जन्म हुआ तो कितनी लंबी लंबी दशाएं मिल रही हैं। 18 साल राहु की, फिर 16 साल गुरु की, फिर 19 साल शनि की, और फिर 17 साल बुध की। अच्छा, ये जो शनि की दशा है 19 साल की, प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद साढ़े साती हम आपको बता चुके हैं, वो बिल्कुल अलग चीज है। महादशा बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन नाम केवल शनि का आने से हम लोग कई बार, जो जन साधारण है, वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे पहले तो पंडित जी आप कह रहे दशा चल रही है, अब आप कह रहे हो साढ़े साती चल रही है, शनिदेव कब पीछा छोड़ेंगे। तो शनिदेव कुंडली में घूमते ही रहते हैं हमारे, ठीक है। तो हर 30 ईयर्स के बाद वो साढ़े साती आती है, वो हम पहले भी बता चुके हैं, है ना। ये दशा की बात हो रही है, ये दशा। अब ये भी हो सकता है कि यदि किसी की मान लीजिए यहाँ पर जन्म हुआ गुरु की महादशा में, तो उसको बहुत बचपन में निकल जाएगी शनि की महादशा।
तो फिर वो मतलब खेलकूद में निकल जाती है, ठीक है। या जैसे कि किसी का मान लीजिए यहाँ पे जन्म हुआ केतु में, तो केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु, तो ये यहाँ तक आते आते बहुत साल हो जाएंगे, तो गुरु की दशा बहुत बुढ़ापे में मिलेगी, हो सकता है शनि की मिले ही ना। जैसे अब बुध की महादशा में किसी का जन्म हुआ तो लगभग 99 साल, मोटा मोटी 90 साल के आसपास जाके शनि की दशा मिलेगी। तो इतना जीवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो बट वो बहुत लेट आएगी। क्यों? क्योंकि बुध के बाद शनि नहीं आएगा, बुध के बाद आएगा केतु, फिर शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। ये तो हमें याद करना है। अब ये कैसे याद करेंगे, सबके अपने अपने तरीके होते हैं याद करने के, ठीक है। कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं कि हम ऐसे ही रट लें, कुछ लोग क्या करते हैं के शु सु चा मा रा गु श बु ऐसे करके कुछ अपना बना लेते हैं कोई वर्ड। कुछ लोग क्या करते हैं सूर्य से आदित्य चंद्र ऐसे शुरू करते हैं, क्योंकि सूर्य का एक नाम आदित्य भी है। कुछ पुस्तकों में हमने देखा है कि वो आदित्य से शुरू करते हैं, आदित्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। मैंने भी अपना एक सेंटेंस बनाया हुआ है इसको लर्न करने के लिए, क्योंकि शुरुआती दौर में तो बड़ा ये लगा कि अब ये भी याद करो, अभी तक तो हम उधर से कुछ कुछ याद करते चले आ रहे थे, अब इसे याद करना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना तो काम चलना नहीं हमारा। तो हमने कैसे याद किया कि केतु ने बोला कि शुक्र करो, तो केतु और शुक्र आ गए कि सूर्य चंद्र मंगल उसी प्रॉपर सीक्वेंस में है जैसे कि वो वार के दिनों में है ना, रविवार सोमवार मंगलवार, ठीक है। तो केतु ने कहा शुक्र करो कि सूर्य चंद्र मंगल प्रॉपर सीक्वेंस में ही है, वरना इन्हें भी राहु गुरु शनि बुध की तरह रटना पड़ता। एक ये सेंटेंस मैंने बना के रखा था, और फिर इसको बार बार बोलने के बाद मुझे ये याद हो गया कि केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य चंद्र मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये दशाएं मिलती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसको कौन सी मिलेगी, कौन कहाँ से शुरू होगा, ये भी तो एक सवाल है। हर कोई ना यहाँ से शुरू होगा, हर कोई ना यहाँ से शुरू होगा, हर कोई ना यहाँ से शुरू होगा। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि दशा कौन सी मिली, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से हम चलेंगे, और किसको कौन कौन सी मिलेगी, और किसको कितनी कौन सी मिलेगी? क्योंकि अब जरूरी तो नहीं है ना कि मान लीजिए हमारा चंद्रमा की महादशा में जन्म हुआ है तो हमें चंद्रमा की भी पूरी मिली हो, नहीं, नॉट पॉसिबल। कुछ तो थोड़ा पास हुआ होगा तभी तो पता चला कि चंद्रमा की महादशा मिल रही है, चाहे वो 2 दिन ही पास हुए हों, ठीक है। तो ये निर्णय कैसे होता है, ये नक्षत्रों के आधार पर निर्णय होता है। अब नक्षत्रों के आधार पर कैसे निर्णय होता है इसको भी थोड़ा सा भी देखेंगे हम। जैसे कि पहला नक्षत्र, अब हम पहले पूरे 9 नक्षत्रों के लिए ना 9 नंबर डाल लेते हैं पहले सीधे सीधे, मतलब 1 2 3 4 5 6 क्रम ही है ये, 7 8 और 9 ग्रह हैं हमारे, ठीक है। तो पहला नक्षत्र, अभी हम नाम भी लिख देंगे धीरे से, और 5 नहीं 9 के बाद आएगा यहाँ पर 10, और ये 11 और 12, उसके सामने 13, उसके सामने 14, यहाँ पे फिर 15, यहाँ 16, इधर 17 और ये 18, 9 और 9 18, ठीक है। उसके बाद 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। मान लीजिए ये 27 नक्षत्र हैं, मान लीजिए। अभी नाम हम जानबूझ के नहीं डाल रहे हैं क्योंकि एकदम से ऐसा ना लगे कि हमने बहुत सारा ओवरलोड कर दिया आपको, है ना। तो पहला, 10वां और 19वां, अगर आप थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी जानते होंगे तो नंबर क्या आया, 1 ही आ रहा है यहाँ पे, नंबर देख रहे हैं ना। इसको ऐड करेंगे तो 1 आ गया, 9 और 1 को ऐड करेंगे तो भी 1 ही आ जाएगा ना, 9 और 1 10। तो जो पहली लाइन है, इस तरीके से नक्षत्रों की पहली लाइन जो है, उसमें से किसी भी, इन तीनों में से किसी भी नक्षत्र का जन्म हो तो केतु की महादशा मिलेगी। क्लियर है? अब हम अगर यहां पर नाम लिख लें तो पहला नक्षत्र है अश्विनी। पहला नक्षत्र क्या है? अश्विनी। और यहां पर है मघा, ठीक है, और यहां पर है मूल, ठीक। ये 3 नक्षत्र हमने यहां पर आपको बता दिए। इसी तरह से 2, 11 या 20 नक्षत्र में से किसी का जन्म होगा तो उसको शुक्र की महादशा मिलेगी।
इसी तरह से 3, 12 और 21 वे नक्षत्र में से किसी एक नक्षत्र में जन्म होगा तो सूर्य की महादशा मिलेगी। इसी तरह अभी आप देखोगे ना, ये सब नंबर वही बनेंगे, ये 2 ही बनेगा सब जोड़ करके, ये 2 दूसरी है, ये यहाँ पर 3 ही बनेगा, ये यहाँ पर 4 ही बनेगा, ये यहाँ पे 5 बनेगा, ये यहाँ पे 6 बनेगा, ये यहाँ पे 7 बनेगा, ये यहाँ पे 8 बनेगा, ये यहाँ पे 9 बनेगा। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है लिखने में, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 3 नक्षत्र ऐसे हैं जो कि एक ही ग्रह की दशा देंगे, चाहे अश्विनी नक्षत्र में जन्म है, चाहे मघा नक्षत्र का जन्म है, चाहे मूल नक्षत्र का जन्म है। और हमने इन तीनों के नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा और मूल, ये मूल नक्षत्र हैं। आपने सुना भी होगा, कभी कभी किसी बालक का जन्म होता है तो बताया जाता है कि जी मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है ना। इसी तरीके से यहाँ जो नीचे बुध के ये 3 नक्षत्र हैं, अश्लेषा, ठीक है, और यहाँ पर ज्येष्ठा और रेवती, फाइन। ये 9वां है, ये 18वां है और ये 27वां नक्षत्र है। ये 3 नक्षत्र भी मूल के नक्षत्र हैं, इसलिए आज आपको ये 6 नक्षत्री बता रही हूं। इन तीनों को हम अलग से याद कर लेंगे। अश्विनी, मघा, मूल, ये केतु के नक्षत्र हैं, ये मूल नक्षत्रों में आते हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये भी मूल के नक्षत्र हैं, ये बुध के नक्षत्र हैं और इन्हें भी मूल के। अब आप ये सोचेंगे कि ये ही मूल के नक्षत्र क्यों हैं, ये बीच में कोई से क्यों नहीं है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं कि देखिए, अगर किसी का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हो रहा है तो इस वाली लाइन की राशियां भी प्रारंभ हो रही हैं और यहाँ का नक्षत्र भी शुरू हो रहा है दिस। और अगर यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से हम शुरू होंगे तो राशि का भी प्रारंभ है ये और नक्षत्र का भी प्रारंभ है। पहली राशि, पहला नक्षत्र, इस तरह से समझिए, ठीक है। वो इस कॉलम की है लेकिन पूरे भी हमारे 27 नक्षत्रों में भी वो टॉप पर है। तो ये दिस टाइम इज द ट्रांजिट पीरियड, संधि काल है ये, राशि का भी संधि काल और नक्षत्र का भी संधि काल। तो जो इस संधि काल का समय होता है, जो ट्रांजिट पीरियड होता है, जो ये बदलाव का समय होता है, इसी नक्षत्र को यहाँ पर मूल में लिया गया है। और इसी बात से रिलेटेड बात ये भी है कि जो अश्विनी, जैसे मतलब हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो जो सबसे पहला चरण होगा वो सबसे ज्यादा हुआ ना ट्रांजिट में, क्योंकि पहली राशि, पहला नक्षत्र और उसका भी पहला चरण। तो इन तीनों नक्षत्रों के जो पहले चरण हैं वो थोड़े कठिन माने गए हैं। यानी कि मूल नक्षत्र का पहला चरण, यानी कि बहुत कम भोगांश होंगे उसके, वो लगभग 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर अंदर होगा, वो पहला चरण है ना, इसलिए, है ना। तो ऐसे ही मघा का, कि इस वाली लाइन की राशि का भी पहला, नक्षत्र भी पहला और उसका चरण भी पहला। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि केतु के जो ये 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा और मूल, इनके पहले चरण मूलों में भी, मूलों में होते हुए भी, मतलब नक्षत्र तो पूरा मूलों में है ही है, पहले चरण सबसे ज्यादा थोड़े कठिन माने गए। पहले चरण जैसे देखने में आया है कि मूल नक्षत्र के पहले चरण में जिस बालक का जन्म होता है, ये तक देखने में आया है कि उस बालक का पिता 27 दिन तक बच्चे को मिल ही नहीं पाता है, ऐसा भी हुआ है, क्योंकि ये पहला चरण जो है वो पिता को भारी, ऐसा पुस्तकों में लिखा हुआ है। मतलब अनुभवजन्य है ये, अनुभवजन्य है ये बात, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मतलब वो भारी हुआ, भारी का मतलब यही है, अब घर में बच्चे का जन्म हुआ तो क्या पिता नहीं आएगा या देखेगा नहीं या बात नहीं करेगा, पर ऐसा देखने में आया कि कारण ऐसे बन जाते हैं कि वो मतलब आउट ऑफ स्टेशन होगा या कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी या कोई और परिस्थिति बन सकती है, खुदा ना खास्ता, है ना। तो मतलब कहने का ये हुआ। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि अश्विनी, मघा और मूल, ये केतु के जो 3 नक्षत्र हैं, मूलों में आते हैं। इनमें जो बच्चों का जन्म होता है, यद्यपि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पर फिर भी इनकी शांति कराने के लिए पाठ आदि कराया जाता है, मूल शांति का पाठ कराया जाता है। इसी तरीके से अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अब अश्लेषा और ज्येष्ठा और रेवती में जो चौथा चरण होगा वो ज्यादा कठिन होता है। क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि वही बात आ गई कि इस कॉलम की राशियों का भी एंड हो रहा है,
इस नक्षत्र का भी एंड हो रहा है, उसके बाद ये फिर दूसरा क्रम चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनके चौथे चरण, यानी कि अगर हम चाहें मेंशन करना तो यहाँ कर सकते हैं कि मूलों के वैसे तो सारे ही, पर पहला चरण थोड़ा ज्यादा कड़ा माना जाता है, ठीक है। ये मतलब बच्चे का स्वास्थ्य का भी फर्क पड़ सकता है, उसको कोई कठिनाई हो सकती है, इस तरह की चीजें। इसी तरह से ये जो ये वाले मूल नक्षत्र हैं जिनमें बुध का है, इनके चौथे चरण, अभी आपको और थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये क्या होता है, चरण कहाँ से आ गए बीच में सडनली टपक पड़े हैं, लेकिन ये यहाँ टपकाने जरूरी है क्योंकि इसके बिना बात बनेगी नहीं। क्योंकि वही होता है कि भाई चलो मूल के नक्षत्र है, ठीक है, अब कौन सा कठिन है वो याद नहीं रहता, तो इसलिए ये यहाँ पर मेंशन किया गया कि भाई केतु के नक्षत्रों का पहला चरण ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है, कठिन माना जाता है स्वास्थ्य के लिए, और ये जो बुध के चरणों जो नक्षत्र हैं 3, अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, इनके चौथे चरणों को थोड़ा हार्ड माना जाता है, ठीक है। तो अभी हम ये लेंगे, इसके बाद हम आपको यहाँ से 9 नक्षत्र पकड़ेंगे और एक वीडियो में केवल 9 नक्षत्रों के बारे में आगे बताएंगे, तब हम चरण को भी एक्सप्लेन करेंगे आपको, है ना, क्योंकि एकदम से बहुत सारा देना भी मुश्किल होता है और वीडियो भी ज्यादा लंबी कोई पसंद नहीं करते हैं लोग बाग, ठीक है। तो ये आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। रुचिकर ढंग से ज्योतिष को सीखने के लिए बने रहिए अक्षर ज्योतिष चैनल के साथ, और शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। और कुछ क्वेश्चन है तो आप बताइए हमें कि हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम जवाब देंगे आपको। पर्सनल अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो वो आप जीमेल पे हमको भेज सकते हैं, मेल एड्रेस हमारा दिया रहता है। अगर पीछे का कुछ देखना है तो लिंक रहते हैं वीडियोस के, वो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।